हेलो एवरीवन। आज हम अपने पिछले टॉपिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी तक हमने डिफेक्ट इन सॉलिड में पढ़ा था कि जो हमारे डिफेक्ट्स थे वो दो टाइप्स के थे। एक था पॉइंट डिफेक्ट और एक था लाइन डिफेक्ट। और फिर हमने पॉइंट डिफेक्ट को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक था स्टाइकोमेट्रिक, एक था इम्प्योरिटी डिफेक्ट और एक था नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और अभी तक हम स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ चुके थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इसके अलावा इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ा था जिसमें मैंने आपको कहा था कि इसमें एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो आगे स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो इन डिफेक्ट्स की खास बात क्या है कि जब ये डिफेक्ट क्रिएट होते हैं तो इन डिफेक्ट के क्रिएट होने पर कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। मतलब डिफेक्ट क्रिएट होने से पहले कुछ और रेशियो था और डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद रेशियो चेंज हो जाएगा। ये डिफेक्ट हमारे दो टाइप्स के होते हैं। इसमें से एक को बोलते हैं हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकंड को हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो अब एक एक करके इनको हम स्टार्ट करेंगे और एक एक करके समझेंगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स क्या होते हैं और इन पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो खास बात कि इस टाइप के डिफेक्ट में होगा क्या कि जो हमारे मेटल आयन है, मेटल आयन या जिसको हम पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है जो मेटल्स होती हैं तो मेटल एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं और जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो पॉजिटिव आयन बनाएंगे। तो यानी पॉजिटिव आयन मतलब मेटल आयन। तो ये जो मेटल आयन और पॉजिटिव आयन हैं ये एक्सेस में होते हैं, आर इन एक्सेस। मतलब इस डिफेक्ट के क्रिएट होने पर जो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन है वो नंबर ऑफ नेगेटिव आयन से ज़्यादा हो जाएंगे। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो कारणों से हो सकता है, जिसमें से पहला है ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। तो जैसे नाम से पता लग रहा है एनायन वैकेंसी, मतलब इस केस में होगा क्या कि जो हमारा आयनिक क्रिस्टल होगा उस क्रिस्टल में एनायन, कुछ एनायन अपनी जगह को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे, जिसके कारण वहां पे एनायन वैकेंसी बन जाएंगी। अब खास बात, अगर एनायन बाहर निकल जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे जो मेटल आयन या जो पॉजिटिव आयन है वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे, जिसके कारण हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा एक छोटी सी बात सोच के देखें कि जब क्रिस्टल से नेगेटिव आयन, एनायन बाहर निकल रहे हैं तो उस केस में होगा क्या कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि जो हमारा क्रिस्टल है वो तो न्यूट्रल होता है, भाई उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो उस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए होता क्या है कि जहाँ से एनायन बाहर निकलता है उस जगह पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाते हैं, वो जगह इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाइड कर ली जाती है। अब वो कैसे कर ली जाती है उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने एक NaCl क्रिस्टल लिया। NaCl क्रिस्टल जो कि Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ है, और मैं इसको कुछ रेगुलर अरेंजमेंट में लगा रहा हूँ इस तरीके से।
एक NaCl क्रिस्टल जिसमें Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन रेगुलर अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। अब हमने इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हीट किया विद सोडियम वेपर। तो क्या होगा कि जैसे ही हम इसको सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये जो यहाँ पे सोडियम के एटम हैं ये इस क्रिस्टल पर डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और उसके बाद यहाँ से जो ये Cl नेगेटिव आयन है वो बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं, और ये जो सोडियम वेपर में सोडियम के एटम थे ये उनसे जुड़ना स्टार्ट करते हैं, उनसे कंबाइंड होना स्टार्ट करते हैं। बट हमें पता है कि भैया Cl नेगेटिव आयन Na के साथ तभी जुड़ सकता है जब ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से जो ये Cl नेगेटिव आयन निकले ये सोडियम वेपर में प्रेजेंट सोडियम एटम के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, बट Cl नेगेटिव आयन भैया तभी जुड़ेगा जब वो Na पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पे है सोडियम एटम, तो इसलिए यहाँ पे होगा क्या कि हमारा ये जो सोडियम एटम है ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से मान लीजिए Cl नेगेटिव आयन निकला तो ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आके ट्रैप्ड हो जाएगा, इस जगह को घेर लेगा, और इस तरीके से क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन बन जाएगी। अब खास बात, जरा छोटी छोटी बातें समझे कि इसको हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्यों बोला। तो आप नोट करें भैया कि जब स्टार्ट में हमने देखा था, जब हमारा क्रिस्टल आइडियल था, तो हमने नोट किया कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन का जो रेशो था 8:8 था, मतलब जितने Na पॉजिटिव आयन थे उतने ही नेगेटिव आयन थे, यानी 1 रेशो कितना था, 1 था, राइट। लेकिन जब डिफेक्ट क्रिएट हो गया तो आपने नोट करा Cl नेगेटिव आयन बाहर निकल गया, तो इस केस में क्या हुआ, जो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन है वो नंबर ऑफ नेगेटिव आयन से ज़्यादा हो गए, इसलिए हमने इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोला। इसके अलावा एक और चीज़ समझे कि इसको हमने नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्यों रखा। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के केस में नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हमने इसलिए रखा इसको कि आप नोट करें कि डिफेक्ट के बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन का जो रेशो है वो 8:7 हो गया, मतलब चेंज हो गया है, और अगर रेशो चेंज होता है तो हम उसको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जा सकती है एग्जाम में, वो है इस डिफेक्ट के अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखने के लिए आती है एफ सेंटर। तो एफ सेंटर होता क्या है, इनको हम कलर सेंटर भी बोलते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि इस डिफेक्ट में एनायन अपनी जगह को छोड़ते थे और उस जगह पर वैकेंसी बनती थी, और उस वैकेंसी पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसने जगह घेरी है इन एनायन वैकेंसी, यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड इन एनायन वैकेंसी, इस इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं एफ सेंटर। एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब यहाँ से एनायन निकला था तो एनायन वैकेंसी बन गई थी, और उस एनायन वैकेंसी पे जो इलेक्ट्रॉन आके जिसने जगह घेर ली उस इलेक्ट्रॉन को ही हमने कहा एफ सेंटर। इसके अलावा इसकी खास बात ये होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कलर इम्पार्ट करते हैं क्रिस्टल को, इसलिए हम इसको कलर सेंटर भी बोलते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को कलर सेंटर भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl एफ सेंटर के कारण येलो कलर का हो जाता है, इसी तरीके से जो LiCl है वो पिंक कलर का हो जाता है, और इसी तरीके से जो KCl है वो वायलेट कलर का हो जाता है। और एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि वाई डज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स LiCl क्रिस्टल पिंक।
तो उसमें आप लिखेंगे ड्यू टू एफ सेंटर। एफ सेंटर के कारण से LiCl जो होता है वो पिंक कलर का होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर, या तो एफ सेंटर पूछ लेंगे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भैया NaCl का कलर येलो क्यों हो जाता है, या फिर LiCl का कलर पिंक क्यों हो जाता है, या KCl का कलर वायलेट क्यों हो जाता है। तो ये था हमारा सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। अब सेकंड है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन ड्यू टू प्रेजेंस of extra cation in the interstitial site, at the interstitial site, तो देखिए जैसे नाम से पता लग रहा है कि इस केस में क्या होगा कि जो हमारे कैटायन होंगे वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएंगे। जो हमारे कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएंगे, और अगर हमारा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में आएंगे तो जो नंबर ऑफ कैटायन होंगे वो नंबर ऑफ एनायन से ज़्यादा हो जाएंगे, और जिस कारण से यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। खास बात कि जैसे ही कैटायन आएगा तो उस केस में होगा क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाएगा। बट हम जानते हैं जो क्रिस्टल होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस कारण से क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है जिसमें जिंक आयन और ऑक्साइड आयन को हमने कुछ इस तरीके से ऑर्डर में लगाया हुआ है। अब होता क्या है कि अगर हम इस ZnO क्रिस्टल को हीट करें तो इस केस में होगा क्या कि ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। जिंक आयन प्लस जो ऑक्साइड आयन होंगे वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब हमारी जो ऑक्सीजन है, मतलब जो ऑक्साइड आयन है वो तो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन हो जाएगी रिमूव। लेकिन जो हमारा ये जिंक आयन है वो किसी एक इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएगा इस तरीके से, और साथ में जो ये इलेक्ट्रॉन है वो किसी नेबरहुड इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएगी इस तरीके से। तो जैसे यह होगा तो हम पाएंगे कि हमारे जो मेटल आयन है यानी जो जिंक आयन है वो ऑक्साइड आयन के कंपेयरिंग में ज़्यादा हो चुके हैं, और अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और नोट करोगे कि अगर आप रेशो को देखें तो पहले रेशो था होगा 1:1, लेकिन डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद जो रेशो होगा वो 9:8 हो चुका होगा। मतलब रेशो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर रखेंगे। अब खास बात, इस डिफेक्ट पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो केवल ये पूछा जा सकता है कि वाई ZnO टर्न येलो ऑन हीटिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। तो उसका सिंपल सा रीज़न है, आप कैसे आंसर लिखोगे, आप सबसे पहले रिएक्शन लिख लीजिए। रिएक्शन लिखने के बाद बोल दीजिए कि भैया जो जिंक आयन है वो हमारा किसी इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी नेबरहुड इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन इन इंटरस्टिशियल साइड में प्रेजेंट हैं एक्चुअल में यही इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल को येलो कलर इम्पार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो ये था हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सेकंड जो पढ़ने वाले हैं वो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नाम से पता लग रहा है कि इस केस में जो मेटल आयन होंगे या जिनको हम पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं वो आर प्रेजेंट इन लेस नंबर। सेकेंड खास बात कि दिस डिफेक्ट शोन बाय those metal compound which show variable oxidation state. For example, which show variable oxidation state. For example, जैसे आप लोगों को याद हो, आपने पढ़ा है कि जो आयरन होता है तो वो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो हम कहेंगे कि आयरन के जो कंपाउंड हैं वो इस टाइप के डिफेक्ट को शो करना पसंद करेंगे। इसी तरीके से हमारा कॉपर हो गया, कॉपर +1 भी शो करता है और +2 भी शो करता है। तो हम कहेंगे कि जो कॉपर है वो भी इस टाइप के डिफेक्ट, कॉपर के जो कंपाउंड है वो भी इस टाइप के डिफेक्ट को शो करना पसंद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए FeO, FeS, Cu2O, NiO, ये जो क्रिस्टल हैं ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स को शो करना पसंद करते हैं। दो बातें ध्यान में रखें इस डिफेक्ट के बारे में। सबसे पहले इस टाइप के डिफेक्ट्स में जो मेटल आयन होंगे वो लेस नंबर में प्रेजेंट होंगे, और सेकंड खास बात कि ये जनरली ये डिफेक्ट उन कंपाउंड्स के द्वारा, उन मेटल कंपाउंड्स के द्वारा शो होता है जिनमें मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो आप ज़रा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, FeO के एग्जांपल से, कि किस तरीके से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो अगर बात करें FeO क्रिस्टल की, तो FeO क्रिस्टल में Fe2 पॉजिटिव आयन और O2 नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। Fe2 पॉजिटिव आयन और O2 नेगेटिव आयन से हमारा FeO क्रिस्टल बना हुआ है, जिसमें Fe2 पॉजिटिव आयन और O2 नेगेटिव आयन रेगुलर अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। अगर हम आइडियल, तो अब अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो आइडियल कंडीशन में Fe2 पॉजिटिव आयन, आयरन आयन और ऑक्साइड आयन का रेशियो देखें तो 1:1 है। 1:1 का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास 100 ऑक्साइड आयन होंगे तो हमारे पास 100 ही आयरन आयन प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी क्रिस्टल परफेक्टली आइडियल होता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट पाया ही जाता है। और ये पाया जाता है जनरली कि हमारे FeO का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है, Fe 0.93, O 1.00। मतलब यहाँ पे आयरन आयन और ऑक्साइड आयन का जो रेशियो है वो 0.93 रेशियो 1.00। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए 93:100, मतलब 100 ऑक्साइड आयन पे 93 आयरन आयन है। बट एक्चुअल में आइडियल केस में होना कितना चाहिए था कि 100 ऑक्साइड आयन पे 100 ही आयरन आयन होने चाहिए, बट पाया कितना जा रहा है, 100 ऑक्साइड आयन पे 93 आयरन आयन पाया जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ आयरन आयन यहाँ से मिसिंग हो गए। कहने का मतलब कि थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से इस आयरन आयन को रिमूव कर देते हैं। तो सोच के देखें, जैसे ही यहाँ से आयरन आयन बाहर निकल जाएगा
तो एक तरीके से हमारे मेटल आयन हो जाएंगे कम, और जहाँ मेटल आयन कम हो गए तो हम कहेंगे एक तरीके से हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा अब सोचने वाली बात यह है कि मैंने कहा था कि ये जो डिफेक्ट है जनरली वो मेटल कंपाउंड शो करेंगे जिसमें मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो ये कंडीशन होना क्यों जरूरी है? तो उसका रीज़न ये है, जरा सोच के देखें, अगर यहाँ से Fe2 पॉजिटिव आयन रिमूव होगा तो उस केस में होगा क्या कि जो क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कम। बट हम जानते हैं कि जो क्रिस्टल है वो हमेशा अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करे रखता है। तो अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन बनाए रखने के लिए होगा क्या कि बगल के जो Fe2 पॉजिटिव आयन हैं वो Fe3 पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि Fe वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो इस कारण से क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन बनाए रखने के लिए जो पड़ोस के Fe2 पॉजिटिव आयन होंगे वो Fe3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारा जो क्रिस्टल होगा वो न्यूट्रल बना रहेगा। अब खास बात कि जनरली मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में आपके पास लिखने के लिए नहीं आता है, इसमें एक न्यूमेरिकल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाएगा। तो ज़रा उसको समझते हैं कि उस न्यूमेरिकल को किस तरीके से किया जाए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द कंपोजिशन ऑफ वुस्टाइट is Fe 0.93, O 1.00. What percentage of iron is present in the form of Fe2 positive ion? तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे जरा समझना। तो सबसे पहले अगर हम आयरन एटम और ऑक्सीजन एटम का रेशियो देखें बाय फॉर्मूला, तो हमें दिखाई देता है 0.93:1, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 93:100। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन है, लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 100, एंड नंबर ऑफ आयरन एटम जो हो जाएंगे हमारे पास वो हो जाएंगे 93। अब खास बात, अभी आपने पढ़ा था कि ये जो आयरन है यहाँ से जब Fe2 पॉजिटिव बाहर निकला था तो कुछ Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारा आयरन है ये दो फॉर्म में प्रेजेंट है, एक तो Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में और एक Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू x, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन कितने हो जाएंगे, 93 माइनस x। टोटल थे 93, इसमें से Fe2 पॉजिटिव आयन हमने x एज्यूम कर लिए, तो नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन हो जाएंगे 93 माइनस x। अब हम जानते हैं क्रिस्टल इज न्यूट्रल, सिंस क्रिस्टल इज न्यूट्रल। तो अगर क्रिस्टल न्यूट्रल है तो इसका मतलब होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज is equal to magnitude of negative charge। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाला जाएगा? तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देखें तो भैया हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 होगा, और हमारे पास ऑक्सीजन एटम है टोटल 100, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 100 × 2। पॉजिटिव चार्ज दो फॉर्म में प्रेजेंट है, एक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में, एक 3 पॉजिटिव की फॉर्म में। तो क्योंकि हमारे पास Fe2 पॉजिटिव आयन है x, इसलिए इनके द्वारा क्रिएट जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 2x, प्लस
यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव आयन 93 माइनस एक्स है, इसलिए इनके द्वारा जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 93 माइनस एक्स। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 79, मतलब नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन आ जाएंगे हमारे पास 79। तो अब हमें निकालना है Fe2 पॉजिटिव आयन का रेशियो, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन को रखेंगे ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयरन एटम, यानी कि टोटल हो गया 93, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85%। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।